बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 7 पे, आइटरेटिव लीनियर सॉल्वर्स, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आइटरेटिव मेथड्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 6 में देख चुके हैं लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स फुल मैट्रिक्स ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करते हैं और अमूमन छोटे कम नंबर ऑफ इक्वेशंस वाले सिस्टम्स के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। जबकि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीनियर सिस्टम्स हैं जिनमें थाउजेंड्स या इवन मिलियंस ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं, तो उनके लिए आइटरेटिव मेथड्स दुनिया इस्तेमाल करती है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वेक्टर नॉर्म्स एंड डिस्टेंसेस। What is the vector norm? Give the definitions of different types of vector norms. The norm of a vector is a real valued function that provides a measure of size, length or magnitude of the vector. यानी जिस तरह से आप किसी रियल नंबर की, किसी स्केलर की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इस तरह से किसी वेक्टर की लेंथ या स्ट्रेंथ की बात करनी हो, साइज की बात करनी हो, मैग्नीट्यूड की बात करनी हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर एक है वो है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। उस वेक्टर का नॉर्म क्या है? बेसिकली ये एक फंक्शन होता है आर एन से आर में। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है या रियल लाइन है। और आर एन क्या है? एन डायमेंशनल रियल स्पेस है। तो अगर कोई वेक्टर है, उसके एन कंपोनेंट्स है, तो बेसिकली वो आर एन का मेंबर होता है। और जब उस आर एन के मेंबर के ऊपर यानी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे नॉर्म जो कि फंक्शन है, तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है जो कि उस वेक्टर का साइज या स्ट्रेंथ बताती है। Let R denotes the set of real numbers and Rn denotes the space of n-dimensional real valued column vectors. A norm of a vector on Rn is a function this. इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, from Rn to Rn, from Rn to R with the following properties, which satisfy the following properties. नंबर 1 क्या है कि किसी भी वेक्टर x का, x जो कि Rn का मेंबर है कोई भी, उसका नॉर्म नॉन नेगेटिव होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। जीरो तभी होगा जब x एक जीरो वेक्टर है, Rn का मेंबर है और लेकिन उसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, उसका नॉर्म किसके इक्वल होगा? हम ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें एक्स के नॉर्म के साथ। और ये ट्राई एंगुलर इक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर दो वेक्टर्स हों, उनके सम का नॉर्म लिया जाए, दैट विल बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। इस डेफिनेशंस को सेटिस्फाई, इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाली जो अगर हम डेफिनेशंस बनाए नॉर्म्स की, तो जो दुनिया में अब तक प्रीवेलेंट है ज्यादा, वो ये वाली हैं। नंबर 1 है उनमें से एल इंफिनिटी नॉर्म, जिसको हम मैक्स नॉर्म भी कहते हैं या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नॉर्म भी कहते हैं। मैक्स नॉर्म या एल इंफिनिटी नॉर्म, किसी वेक्टर का एल इंफिनिटी नॉर्म, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, किसके इक्वल होगा कि उस वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड में से जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, यानी मैक्सिमम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, अगर हम सारे कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड ले लें, जो उनमें सबसे बड़ी है वो उस वेक्टर का नॉर्म कहलाएगी। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। The L infinity norm of a vector is the largest of the absolute values of all the elements of the vector. उसके बाद है एक और नॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं L1 नॉर्म, यानी हमने किस चीज की बुनियाद के ऊपर हमने पैमाइश करनी है उसकी लेंथ की। तो एक और बुनियाद, एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? L1 नॉर्म। उसे हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं। उसमें यह है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स का सम ले लिया जाए तो वो बनता है L1 नॉर्म। इसको हम ऐसे भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इसको हम वन नॉर्म भी कहते हैं। दी L1 norm of a vector is the sum of the absolute values of all the elements of the vector. इसको हम वर्ड्स में ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद एक L2 नॉर्म है, वो ये होता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला नॉर्म है आमतौर पे ये।
इस नाम के मुताबिक वेक्टर के कंपोनेंट्स का स्केयर लिया जाए पहले हर एक का, फिर सबको सम कर लिया जाए और उसके बाद उस सम का स्केयर रूट ले लें। तो ये L2 नॉर्म या यूक्लिडियन नॉर्म कहलाता है। पी नाम जनरलाइजेशन है, तो वन नॉर्म की और L2 नॉर्म की, तो इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ। और इसका मकसद क्या है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को की पावर पी ली जाए और उन सब का सम किया जाए, और उसके बाद उस सम की जो कलेक्टिव पावर है उसका पीएथ रूट फाइंड किया जाए, यानी उसकी पावर 1/p फाइंड आउट की जाए। Note that for p equal to 1 and 2, p norm represents L1 norm and L2 norm respectively. नॉर्म की एक ज्योमेट्रिकल या फिजिकल सेंस समझने के लिए ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें कि जो आपका आर एन है वो R2 है, यानी एन की वैल्यू आप 2 फर्ज कर लें, टू डायमेंशनल स्पेस फर्ज कर लें। जो इसका मेंबर होगा उसके दो कंपोनेंट्स हुआ करेंगे, एक का कह लें आप उसे एक्स कंपोनेंट कह लें रफली, एक को वाई कंपोनेंट कह लें, एज यू लाइक। मीन्स ये कि एक्स अगर इसका मेंबर है, इसके दो कंपोनेंट्स है, तो इसका जीरो पॉइंट के साथ यानी जीरो वेक्टर पॉइंट के साथ क्या फासला है, वो फासला तीन अंदाज में आ सकता है। एक को हम कहते हैं इन्फिनिटी नॉर्म, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म। ये एक्स के दो कंपोनेंट्स हैं, इस केस में हमने अल्फा बीटा नाम दे दिया है। अल्फा क्या चीज है, वो आप फर्ज कर लें इस डायरेक्शन में, और बीटा आप इस डायरेक्शन में फर्ज कर लें। तो इसी तो इस केस में जो एक्स कंपोनेंट है वो बीटा है और वाई कंपोनेंट इसका अल्फा है। एल इन्फिनिटी नाम ये होगा कि इन दोनों में से जो बड़ी क्वांटिटी है, अल्फा का नाम मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू जो इनमें से बड़ी है, इस केस में अल्फा है, तो लिहाजा ये इसका जो नार्म है इन्फिनिटी वो अल्फा की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। L1 नाम ये है कि हर कंपोनेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू सम ले लें, तो लिहाजा अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू L1 नॉर्म। और जो L2 नॉर्म है वो कैसे आएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होल स्केयर, तो बेसिकली वो ये डायरेक्ट लेंथ बन जाती है जिसको हमने गैमा से रिप्रेजेंट किया है। तो L2 नॉर्म इस केस के लिए, इस एक्स वेक्टर के लिए वो गैमा की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। अगर ये इस तरह से हो तो उस इस केस में ये बीटा की लंबाई अल्फा से ज्यादा है, तो एल इन्फिनिटी नाम बीटा की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। L1 नार्म अगेन अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू और बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम आ गया। L2 नार्म अगेन वो क्या होगा, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर होल स्केयर रूट, तो ये गैमा वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से मकसद बात करने का ये है कि जो एक्स वेक्टर है उसका जीरो वेक्टर के साथ जो डिस्टेंस है वो कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, सबसे बड़ी लेंथ ले लें कंपोनेंट वाली, या तमाम कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, या इस तरह डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। तो बेसिकली ये जो फार्मूला आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो L2 नॉर्म होता है, दो वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का, या या किसी वेक्टर का जीरो वेक्टर से जो फासला है वो मालूम करने का। The unit cells having all of the vectors with norm less than or equal to 1 in R2 and R3, इन दो फिगर्स में, ये R2 वाली फिगर आ गई है। R2 में एक ऐसी फिगर लें, एक ऐसी जगह लें जिसमें मौजूद हर पॉइंट का जीरो से डिस्टेंस जो है वो उसका जो इन्फिनिटी नॉर्म है वो वन या वन से कम हो, वन नॉर्म का वन से वन या वन से कम हो, और टू नॉर्म का वन या वन से कम हो। तो इस तरह से ये यूनिट सेल्स बनते हैं, और ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में आ गए। प्रॉब्लम 01, फाइंड द L infinity L1 and L2 norms of the vector x is equal to -3 2 1, ये से कंपोनेंट्स हैं, लिहाजा ये R3 का मेंबर है। L infinity नाम क्या होगा, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम ले लेंगे, तो इस केस में 3 आ जाएगी। सबका सम ले लेंगे, 3 + 2 + 1, तो ये 6, इसका L1 नॉर्म आ गया। L2 नॉर्म के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्केयर लें, बाद में सम करें, और फाइनल सम का स्केयर रूट ले लीजिए। तो ये एक और एग्जांपल आ गई जिसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, तो बेसिकली इस केस में एक्स मेंबर है R5 का इस क्वेश्चन में। हाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज मेजर्ड इन Rn,
आर एन में दो वेक्टर्स हैं, उनका आपस का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि दो रियल नंबर्स हैं, उनका आपस का गैप हम कैसे चेक करते हैं? उनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू उनके आपस का गैप है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो डिफरेंस वेक्टर आएगा, एक्स एक वेक्टर है, वाई एक वेक्टर है, एक्स माइनस वन उन दोनों का डिफरेंस वेक्टर है, उसके डिफरेंस वेक्टर का अगर हम नॉर्म ले लें तो वो कहलाएगा उन दोनों वेक्टर दरमियान में डिस्टेंस। अब जो नॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एल इन्फिनिटी नॉर्म इस्तेमाल करें, एल वन नॉर्म इस्तेमाल करें, एल टू नॉर्म की डेफिनेशन यूज करें, तो अकॉर्डिंगली एल इन्फिनिटी डिस्टेंस उनके दरमियान आ जाएगा, या एल वन डिस्टेंस उनके दरमियान आ जाएगा, या उनके दरमियान एल टू डिस्टेंस हम मालूम कर रहे होंगे। तो ये उसकी डेफिनेशंस बन जाएंगी। अब आपके सामने ये एक सोल्यूशन वेक्टर है किसी सिस्टम का, कोई लीनियर सिस्टम है, उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फर्स्ट कर लें ये आता है, जबकि आपने गाशियन एलिमिनेशन से उसका सोल्यूशन ये मालूम कर लिया है, एक्स टिल्डा। अब हम चाहते हैं कि हम ये बता सकें कि एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के दरमियान फर्क कितना है, एरर कितनी है। तो वो जो डिस्टेंस उन दोनों वेक्टर के माबैन जो उनका बाहिमी डिफरेंस या डिस्टेंस है, या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में एरर कितनी है, वो बताने के लिए हम इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस वेक्टर का नॉर्म ले लेते हैं। हमने एल इन्फिनिटी नॉर्म ले लिया, उसके मुताबिक इतना फासला है या इतनी एरर है, एल वन डिस्टेंस के मुताबिक ये बनता है, और एल टू के मुताबिक ये बनता है। नोट दैट द कंपोनेंट्स एक्स टू टिल्डा एंड एक्स थ्री टिल्डा आर गुड अप्रोक्सीमेशन टू x3 and x2 and x3, whereas component x1 tilde is poor approximation to x1। जी हम देख पा रहे हैं इस केस में कि x2 कंपोनेंट वन था, तो x2 टिल्डा जो है वो ये आ रहा है, तो काफी क्लोज है वन वन के, ये भी काफी क्लोज है वन के बनिस्बत, इनके मुकाबले में ये 1.2 इस वन से काफी ज्यादा दूर है। If x1 and x2 are two vectors in R2, then the three basic types of distances between these two vectors are explained in figure 7.4। जो हमने पहले फिगर देखी है उसमें हमने एक तरफ जीरो वेक्टर ले लिया था और एक तरफ एक्स वेक्टर। अब हम कह रहे हैं दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी एक x1 फर्स्ट कर लें और x2 फर्स्ट कर लें, इनके दरमियान फासला तीन अंदाज में हो सकता है। जो ये कंपोनेंट्स बनते हैं डिफरेंस फैक्टर के, अल्फा और बीटा, ये कह लीजिए आप, इस केस में बीटा एक्स कंपोनेंट कह लें और अल्फा आपको वाई कंपोनेंट कह लें। तो तो इस केस में जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो कहलाएगी एल इन्फिनिटी नॉर्म, और उन इंडिविजुअल लेंथ्स का सम ले लें, साइड्स का सम ले लें, तो वो एल वन नॉर्म बनेगी, और ये तीसरा जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये एल टू नॉर्म बनेगा। सिमिलरली इस केस में explanation of the different types of distances between the two vectors। अच्छा, इस ये हम टॉपिक यहाँ पढ़ा ही क्यों हमने, नॉर्म्स का? तो उसकी वजह समझ लीजिए कि हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आइटरेटिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। तो आइटरेटिव मेथड्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन एक वेक्टर की शक्ल में होगा, तो जब हम आइटरेशंस परफॉर्म करेंगे तो शुरू में तो आप सेंस समझते हैं आइटरेटिव मेथड्स की। पहले हम एक इनिशियल गैस लेंगे, चूंकि ये लीनियर सिस्टम है तो इसके सोल्यूशन का जो इनिशियल गैस है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, वो भी एक वेक्टर होगी, उसको हम डिनोट कर लेते हैं x0 से। ये बिल्कुल उस तरह सही है जब हमने रूट फाइंडिंग वाले चैप्टर में एक्स नॉट हमने लिया था इनिशियल गैस, उसके बाद हम x1 x2 x3 मालूम करते हैं। ये सिमिलरली उसी पैटर्न पर है कि x ऊपर हमने ब्रैकेट में लिख दिया, जीरो, क्या मकसद है इसका कि ये इनिशियल गैस टू द सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम मेथड की पहली इटरेशन इस्तेमाल करके एक नया बेटर सॉल्यूशन मालूम करना चाहेंगे, और उसे हम नाम दे देते हैं x, और ऊपर ब्रैकेट में 1 लिख दें। फिर x1 को यूज करके इस तरह से हम ये x2 मालूम करेंगे, फिर x3 ऑनवर्ड। तो ये सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस बनता चला जाएगा। x0 इसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, और ये सीक्वेंस बनेगा। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एग्जैक्ट सॉल्यूशन x को, उसे हम x नाम दे दें, एग्जैक्ट सॉल्यूशन x को, और उनमें से हर एक आर एन का मेंबर है। x0 भी आर एन का मेंबर है, यानी आर एन कंपोनेंट्स वाला वेक्टर है, x1 भी n कंपोनेंट्स वाला वेक्टर है, x2 भी सिमिलरली, और ये फाइनली x भी, ये सारे आर एन के मेंबर्स हैं।
अगर ये सीक्वेंस एक्स एन को कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमें जो हमारा आइटरेटिव मेथड है वो ठीक काम कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। तो ये हम कैसे जज किया करेंगे? तो उसके लिए हम असल तो ये होना चाहिए कि हम फर्ज करें कि के आइटरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं वो किसी खास नंबर के बाद, यानी कि फर्ज कर लें अगर ये कैपिटल के 10 है, हमने पहली परफॉर्म की, दूसरी परफॉर्म की, तीसरी परफॉर्म की, तो ये अगर हमारे आइटरेशन की गिनती 10 या 10 से बड़ी हो चुकी है और उस मौके पर ये हो जाए कि एक्स यानी एग्जैक्ट सोल्यूशन और एक्स के यानी केथ आइटरेशन के बाद आने वाला सोल्यूशन, केथ आइटरेशन का सोल्यूशन, तो उनका गैप वो टॉलरेंस से कम है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है वो सफिशिएंटली क्लोज हो चुका है एग्जैक्ट सोल्यूशन के। लेकिन आप समझते हैं कि एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मालूम ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो हमारी टेक्निक क्या थी जो हम अर्ली चैप्टर्स के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ये है कि हम अगर हम के आइटरेशन परफॉर्म कर चुके हैं तो जो मोस्ट रीसेंट सोल्यूशन है उसे हम एग्जैक्ट मान लेते हैं और उससे प्रीवियस सोल्यूशन को हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं और उन दोनों का गैप, डिस्टेंस या एरर चेक कर लेते हैं। तो इस केस में एक्स के वेक्टर है और एक्स के -1 वेक्टर है, इन दोनों के डिफरेंस वेक्टर का हम नॉर्म निकाल लेंगे। अगर वो टॉलरेंस से कम है तो हम आइटरेशन स्टॉप कर देंगे, वरना हम आगे मूव करेंगे। तो इस तरह हर आइटरेशन के बाद क्या किया करेंगे, जो अभी का सोल्यूशन वेक्टर आया है उसका और पिछली आइटरेशन के सोल्यूशन वेक्टर का जो आपस में गैप है वो उसका नॉर्म हम निकाला करेंगे या गैप निकाला करेंगे, नॉर्म की शक्ल में यूं कह लें। तो उसको हम टॉलरेंस से कंपेयर करेंगे, जब ये छोटी हो जाएगी तो हम स्टॉप कर देंगे। यही सेम प्रोसीजर हमने रूट फाइंडिंग वाले चैप्टर में इख्तियार किया था कि मोस्ट रीसेंट अप्रोक्सीमेशन और उससे पिछली अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों का आपस में जो गैप है उसको हम टॉलरेंस से कंपेयर करते हैं। इसको हम बतौर स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज करेंगे आइटरेटिव सॉल्वर्स के लिए, यानी लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो आइटरेटिव मेथड है उसकी आइटरेशंस कैसे स्टॉप करनी है वो तरीका बता चुका हूं कि हर आइटरेशन के आखिर में हमने एरर मालूम करनी है मोस्ट रीसेंट सॉल्यूशन वेक्टर की और उससे पिछले सॉल्यूशन वेक्टर की, और जब ये टॉलरेंस से कम होगी हम स्टॉप कर देंगे। तीन क्राइटेरिया बताएं, जो हम तीन नॉर्म्स पढ़ चुके हैं वही तीन क्राइटेरिया हैं कि वो जो दो वेक्टर्स हुआ करेंगे, दो कंसेक्टिव आइटरेशंस के वेक्टर हुआ करेंगे, उनके दरमियान कौन सा नॉर्म निकाला जाए वो डिपेंड करता है हमारे नीड के ऊपर। वो एल इन्फिनिटी नाम भी हो सकता है, अगर वो है तो ये फार्मूला बन जाएगा। वो L1 नाम भी हो सकता है, अगर वो है तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर वो L2 नार्म है तो ये फार्मूला बन जाएगा। इन शॉर्ट है कि हमने कोई भी इसमें लेना है। फिर उसके बाद अगली चीज ये है कि ये जो आपको डिफरेंस वेक्टर नजर आ रहे हैं ये हमने एब्सोल्यूट एरर की सेंस ली है। अगर हमने रिलेटिव या परसेंटेज एरर लेनी है तो अकॉर्डिंगली हम इसे एक्स के माइनस एक्स के इसका नॉर्म लेने के बाद इसे डिवाइड करना होगा एक्स के नॉर्म से, और अगर परसेंटेज ले रहे हैं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी एरर निकालनी है और अकॉर्डिंगली हम वो फार्मूला यूज कर लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम मूव करेंगे मेथड्स की तरफ।